एडवोकेट साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, किस मौजू पे थी और क्या क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है? तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो हमने प्रेस इनवाइट की थी, महाविकास आघाड़ी से सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट को ये स्टेट लेवल कोalition बना हुआ है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के तमाम तंजीमों के लोग जुड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ बतौर मुस्लिम समाज, बतौर मुस्लिम कौम, जो हमारा डायलॉग चल रहा है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 15% मुस्लिम कैंडिडेचर होना चाहिए। इस प्राइमरीली इस बात को सबके सामने लाने के लिए थी। क्या नहीं, सॉरी भाई थोड़ा नीचे सर, आवाज नहीं आ रही मेरे से ले एक मिनट, चलो। सर, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, आखिर क्या मौजू पे थी और किस विषय में आज चर्चा हुई? सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट तो स्टेट लेवल कोalition बना हुआ है। जो लोकसभा के इलेक्शन के वक्त एक जो बात चली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बाद अब जो विधानसभा इलेक्शन के दरमियान 15% मुस्लिम कैंडिडेचर एटलीस्ट होना चाहिए, जो मुसलमानों की आबादी है। इस बात को जो हमारे लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ जो 3 प्रमुख पक्ष है, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि 15% आप लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, अगर मान लीजिए 15% दे दिया जाता, लेकिन उसमें भी ऐसा होगा कि कुछ डमी कैंडिडेट्स खड़ाए जाएंगे उन्हीं मुस्लिम नुमाइंदों को गिराने के लिए, ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? बात यह है कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज बन के कर रहे हैं, स्टेट लेवल कोalition की बन के कर रहे हैं। और जो हम यात्रा निकालने वाले हैं आने वाले 30 अगस्त से, जो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, जो कोल्हापुर से शुरू होगी, उसमें पूरे महाराष्ट्र के सिचुएशन के हिसाब से बतौर समाज हम आने वाले इलेक्शन के लिए एक प्लान और रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने का काम हम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे डायलॉग इस तरीके से खुले कि उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट भी ठीक तरीके से किया जाए, और हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। ये जो अगर डमी किया तो, अगर नहीं किया तो, हम इस बात को पॉजिटिवली देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि 15% मुसलमानों को आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेचर मिलेगा, और जो लोकसभा और विधान परिषद की जो कमी है वो इसमें कवर होगी, और हमारे नुमाइंदे जो मुसलमानों की हक की बात करेंगे वो महाराष्ट्र के असेंबली में होंगे। और अगर नहीं तो बतौर समाज हम सड़कों को वैसे भी बुलंद कर ही रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। सर, कल इसी मौजू को लेकर इस्लाम जिमखाने में मौलाना आजाद मंच की जानिब से एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें भी उन्होंने यही सारी बात की थी। तो क्या आप उन लोगों के साथ मर्ज होकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल समाज का है और बतौर समाज ये सवाल रखा जाएगा। यहाँ पर पे पार्टी लाइंस और बाकी तमाम चोले और हम बाहर रख के सभी मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान एक साथ होकर के आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तय करेंगे। लेकिन यदि अगर नहीं होता है ऐसा, तो इस विषय में फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? यदि का जवाब आज नहीं दूंगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि के लिए लोकसभा हुआ, यदि के लिए विधान परिषद हुआ, अब विधानसभा में यदि नहीं होगा। अब विधानसभा में बतौर कौम इतनी हम ताकत रखते हैं कि 15% कम से कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा। साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आज क्या मौजू था और आप लोगों ने क्या इसके ऊपर बड़ा कदम उठाने का सोचा? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो मुसलमान सियासी तौर से दूर है, उसको कम से कम पॉलिटिकल एंट्री के लिए और सियासी नुमाइंदगी के लिए, हिस्सेदारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और हम मानते हैं कि आज तक सिर्फ हम वोट डालने की मशीन बन के रहे, आज मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है। हम इस बात को लेकर आए थे कि महाविकास आघाड़ी से डायलॉग करते हैं या जो भी होगा, लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में 15% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें बहुत सारी चीजें तय हुई जो कि आपके सामने आ चुकी हैं। और एक इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों से, लोगों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, चल रहा है। और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी
देखेंगे अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से तू प्रवास करके देख। मुफ्ती साहब, जो पूरे महाराष्ट्र भर में मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या मस्जिद के मेंबरों से उन्हें ऐसा कोई पैगाम दिया जाएगा कि जिस तरह से पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक तरफा वोट किया था, क्या इस बार भी अपने नुमाइंदों के लिए वो एक तरफा वोट करेंगे? नहीं, बात असल में मस्जिद की मेंबरों की नहीं है। बात यह है कि अब मुस्लिम समाज खुद से ही व्यक्तिगत तौर पर बेदार हो चुका है, और उसको बेदार करने वाला वक्फ बिल का मसला हो, विशालगढ़ का मसला हो, और जितने भी मसाइल हैं, मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हो। गुज़िश्ता मर्तबा संविधान के नाम पर ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई। तो मुस्लिम खुद समाज बेदार हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसको अब बताने की जरूरत पड़ेगी। सभी अपने अपने तौर से इस बारे में फिक्रमंद हैं और इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ पार्टियां अक्सर देखा गया है, कुछ पार्टियां मुसलमानों को डराकर वोट मांगती है और कुछ पार्टियां जो है मुसलमानों को बचाने के नाम पर वोट मांगती है। तो इस पर क्या कहेंगे? इस बार जो है इलेक्शन आने वाले हैं, मुसलमानों को किस तरीके से इलेक्शन में जो है किसका साथ देना चाहिए और क्या करना है? यही तो कहना है कि सिर्फ डराकर वोट लोगे तो बचने वाले नहीं है। जैसे आज तक नहीं बचे, आज तक हमने डर कर वोट दिया तो तहफ्फुज़ कहां हुआ, बचे कहां? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज तक हमने डर के वोट दिया तो भला क्या हुआ? बेखौफ होकर वोट देंगे और सीट लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, तब हमारा वोट काम में आएगा। जिंदा करने की बात करो, हमारी लीडरशिप की। तुमने भी कई पार्टियों में जनता ने भरोसा किया, पार्टियों ने क्या किया, मगर तो हमारी लीडरशिप ही खत्म कर दी गई। इन्होंने एकदम मार दिया गया। पहले हमारी लीडरशिप को तो शुरू किया जाए, सबसे पहले उसके दरवाजे। क्या हिंदुस्तान की जनता ने, आवाम ने भरोसा किया? क्या सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया? क्या 3 बार पीएम बने? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके भी घर में गैस का बाटला है? आप भी पेट्रोल भरते हो? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आपको रोजगार मिल गया? क्या हमको तो उम्मीदवारी से वंचित कर दिया, हमारी उम्मीदवार को खत्म किया। हम सबसे पहले अपनी उम्मीदवारी को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए आप। जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी आवाज उठाई, वही आवाज आप फिर से बुलंद कर रहे हैं? जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके साथ नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट, नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम, इन तमामों ने मिलकर जो आवाज उठाई थी, वहां संविधान बचाने की बात थी। उन्होंने हमें उम्मीदवारी नहीं दी, मगर मुसलमानों ने संविधान बचाने के लिए घर से निकलकर उनको वोट दिया। मगर पिछले दिनों जब अमेंडमेंट बिल वक्फ का जब पार्लियामेंट हाउस में आया, उस वक्त माशा की जो हमारी उद्धव साहब की जो पार्टी है, उसके 9 नुमाइंदों ने वॉकआउट किया, और वॉकआउट होने के बाद आम मुसलमानों ने उनके घर के बाहर हंगामा भी किया। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जब विधानसभा का इलेक्शन का चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो आप कितना % मुसलमानों को कैंडिडेट घोषित करोगे। हम ये चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो उस वक्त ये बात ना उठे, बल्कि आज ही से हमने शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत जो है आज यहाँ से शुरू हुई है। और अफरोज साहब ने बताया कि शोलापुर वगैरह से ये बाकायदा एक मूवमेंट चलेगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अंदर तमाम अकाबरीन उलमा, तमाम टीचर्स और हमारे पत्रकार जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है वो, और उसके अलावा जो छोटी छोटी तंजीमें हमारी, उसके अलावा जो कारोबारी जो लोग हैं, जो हमारा नौजवान जो IT सेक्टर में जो पढ़ा लिखा तबका है, और दूसरे जो हमारे तालीमी इदारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन तमाम को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये शुरू होगा। और इस मूवमेंट की का एक ही मकसद होगा कि जो हालात पिछले वक्त थे वो इस वक्त हालात नहीं है मुसलमानों के सामने। संविधान बचाना था, उसने अपना मिली फरीदा समझ के संविधान को देश के बचाया, मगर आप संविधान बचाने की बात नहीं है। इसलिए आप बताइए कि आप कितना % मुसलमानों को टिकट देने के लिए तैयार हो, ये कांग्रेस हो या उद्धव साहब की शिवसेना हो या फिर शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी हो, ये तीनों से हमारी डिमांड है। मान लीजिए सारी पार्टियां उस हिसाब से टिकट दे देती है, लेकिन इसके बावजूद देखा यह जाता है कि मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर कभी कैंडिडेट बनाए जाते हैं उन्हीं नुमाइंदों को गिराने के लिए जिन आप पहले दरवाजे तो खोलिए हमारे। आप एक बात बताओ, मैं आपको ऐसे 10 मिसालें दे सकता हूं जहां मुस्लिम मेजोरिटी में लोग रहते हैं, वोटर है, और वहां हमारा एक गैर हिंदू भाई अगर वो वहां खड़ा हुआ तो मुसलमानों ने उनको जिता के भेजा है। आप मदनपुरा नागपुर की मिसाल ले लीजिए, आप दूसरी और इलाकों की मिसाल लीजिए, मगर मुझे एक ऐसी मिसाल बताइए कि जहां हमारे
गैर मुस्लिम भाई है और वहां किसी मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया और वो जीत कर गया हो, तो हम ये जो सिनारियो ये बदलना चाहते हैं। तब वोट खाली जात और धर्म को देख के ना दिया जाए, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट इंसान जो है, वोटर जो है, वो देना शुरू कर दे। सर, इसी मौजूद को लेकर के इस्लाम खाने में की क़यादत में एक मीटिंग रखी गई थी, तो वो भी यही मूवमेंट को उठाए हुए हैं। क्या आप लोग उनके साथ मत चुके इस मूवमेंट को? देखिए, वो तो खुद पॉलिटिकल लीडर है, वो तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार है। हम कोई किसी पार्टी के जिम्मेदार नहीं है और हमारे पास कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है। हम सामाजिक तौर पर उठा रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ आरिफ भाई की, आरिफ भाई ने रिजाइन किया था प्रचार समिति से, तो वो असर किसका था आपको पता है? जब हमने ये मूवमेंट शुरू किया, इसका प्रेशर जाने के बाद आरिफ नसीम खान ने अपने प्रचार समिति से इस्तीफा दिया। उनको तो हमने ये कहा था कि अगर ये पूरे देश की बात है, अगर आपको इस्तीफा देना है तो कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दीजिए। अब उनको टिकट मिल जाएगा, वो आवाज खामोश हो जाएगी। एक आखिरी सवाल की समस्या को बहुत खराब किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम तबके को उकसाया जा रहा है कि वो सड़कों पर निकले और इसका सीधा सीधा फायदा सत्ता पक्ष को। तो ऐसे में वो नौजवान जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो सड़कों पर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, जोश में आते हैं, तो ऐसे नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे कि क्या करें? नहीं, अब मुसलमान जो है ये बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है। और आपने देखा, ये पहला वाकया था कि नासिक में महाराज जो थे गिरिराज, उन्होंने बदतमीजी की सरकार की शान में, और बम्बई शहर में मैं लगभग समझता हूँ 7 से 8 FIR यही हो गई। तो अब मुसलमान जो है कानून के रास्ते पे जाने के लिए तैयार बैठा है और वो कानून के रास्ते पे ही जाएगा। जी जी, ये बहुत ही अहम सवाल है कि हम इस वक्त महाराष्ट्र में, जैसे मैंने जिक्र किया, लातूर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी मुसलमानों, उससे पहले पूना में हुई, उसके बाद में कोल्हापुर में भी हुई और मुंबई में भी जल्द ही होने वाली है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि हम लोग आज जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनको आबादी के तनासुब से हम लोग अपनी नुमाइंदगी मांग रहे हैं, यानी कि टिकट मांग रहे हैं 288 में से। अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज 2-2, 4-4 देंगी, हमारा डिमांड 2-2, 4-4 देने का नहीं है, बल्कि लोक संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात। अगर ये नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए? उस लिए जो अलग अलग शहरों में जो मुस्लिम परिषद हो रही है, उसका लब्बे लुबाब यही है कि अगर मुसलमानों को आबादी के तनासुब से वोट टिकट नहीं दिए गए मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, तो हम सारे के सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को, जहां हमारी भरपूर आबादी है, हम उन पॉलिटिकल पार्टीज के दिए गए उम्मीदवारों को गिराने का काम करेंगे। मान लीजिए दिया जाता है, लेकिन टिकट दिया जाता है, कुछ डमी चेहरे दिए जाते हैं जाने के लिए, तो ऐसे लोगों को कैसे आप ये करेंगे? देखिए, आमतौर से लोगों को पता चलता है कि वाकई असली उम्मीदवार कौन है और डमी उम्मीदवार कौन है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग थोड़े से वोट खाने के लिए और असल उम्मीदवार को गिराने के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के गद्दारों को मिल्लत के वसी मफादात का ख्याल रखते हुए नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो मैदान में आते ही हैं तो लोगों को चाहिए, अवाम को चाहिए कि वो ऐसे जो गद्दार किस्म के लोग होते हैं उनको सबक सिखाए और किसी भी तरह की ऐसे लोगों को वोट न करें। खासकर मुस्लिम समाज को उकसाया जा रहा है कि वो रोडों पर निकले और माहौल को खराब करें। तो ऐसे में जहाँ पर मुस्लिम नौजवान तबका है, मुस्लिम खासकर नौजवान तबका, तो वो जज्बात में आकर अगर रोड पर निकलता है, नारेबाजी करता है, तो हमारा ही नुकसान होगा। तो नौजवानों को क्या आह्वान करें, क्या किया जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान के संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके ही हमको आंदोलन करना है। महाराष्ट्र के हो या भारत के हो, जहां कहीं भी मुसलमान अगर ये समझते हैं कि हम सड़क पर आकर, रास्ते पर आकर आंदोलन करेंगे तो सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जोर देंगे या सरकार डर जाएगी, मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है। उससे बेहतर ये है कि
जिस शख्स की या जिस तरह का भी कोई नेता हो या धर्मगुरु हो, बाबा हो, संत हो, महंत हो या और कोई हो या कोई मौलवी ही क्यों ना हो, अगर वो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सबसे पहले उसके खिलाफ में FIR लॉन्च करना चाहिए। हम लोग FIR नहीं करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं और फिर उसका फॉलोअप भी नहीं लेते हैं और कुछ वक्ती जज्बाती तौर पर हम जो है ना सड़क पर आते हैं। इससे सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान होगा। सड़क पर आंदोलन करने से मुसलमानों को बचना चाहिए। सबसे पहले मैं अखिलवादी मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आयोजित आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह MP के इलेक्शन में आपने सहयोग दिया था उसी तरह आपका सहयोग हमारे साथ विधानसभा के इस मूवमेंट में भी शामिल रहेगा। लगभग सभी साथी मुझे जानते हैं, मैं फिर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। मेरा नाम अब्दुल बारी खान है, कन्वीनर मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरे राइट साइड में एडवोकेट मोहम्मद अफरोज मुल्ला साहब हैं। आप जो है कन्वीनर है सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट के। ठीक अफरोज साहब के राइट हैंड पे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रिटायर्ड प्रोफेसर साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक प्रोफेसर आकिफ दफेदार साहब हैं। आप जिम्मेदार हैं नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के। सर के बाजू में सलीम सिद्दीकी साहब हैं, जिनका चेहरा जो है मीडिया ने पिछली 9 तारीख को बहुत ज्यादा चलाया था। वह आंदोलन मातुश्री पे जो हुआ था, सलीम साहब की NGO ने उसको लीड किया था। उसके साथ एक और अजीम शख्सियत मुंबई शहर की समाजी और फलाई कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाली जो तंजीम है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उसके मुंबई प्रेसिडेंट अली जनाब राशिद अजीम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। इसी के साथ मंच पे उपस्थित मेरे लेफ्ट साइड में हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद वसीम कासमी साहब, ये भी तशरीफ फरमा है। आपके साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन खान साहब, ये भी तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा हाफिज अजहर इसहाती साहब मंच पे उपस्थित हैं। आपके साथ हाफिज रहीमुद्दीन साहब किबला, ये भी मंच पे उपस्थित हैं। और जनाब शेख उदय साहब, ये भी मंच पे उपस्थित हैं। आज सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आयोजित इस ग्रांड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं चंद बातें आपके सामने रखकर फिर आज का जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं एडवोकेट अफरोज साहब और आकिफ दफेदार साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे काबिरीन उलमा से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम और कई बम्बई और महाराष्ट्र की तंजीमों ने एक मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि मुंबई और महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी के अंदर जो घटक दल शामिल है, इंडिया आघाड़ी में जो घटक दल शामिल है, वो मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे। और ये मूवमेंट मीडिया के जरिए और ईमेल के जरिए हमने तमाम महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के जितने भी सुप्रीमो है वहां तक ये बात हमने पहुंचाई थी। और आपको याद होगा कि बॉम्बे के तारीखी खिलाफत हाउस में भाईकल्ला में हमने पब्लिक का, मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी का और इनके लीडरों का एक कन्वेंशन भी रखा था, वो भी मीडिया के जरिए आपके सामने आया होगा, जिसमें हमने 4 डिमांड्स की थी। वो डिमांड जो है 1947 वर्शिप एक्ट, आप मानते हो या नहीं मानते हो, और 5% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने तस्लीम किया था वो आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। और तीसरी बात हमारी ये थी कि आप जीतने के बाद आपके नुमाइंदे बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और सबसे अहम जो आज का भी सब्जेक्ट वही है कि आप कितने मुसलमानों को पार्लियामेंट की आप सीट दे रहे हो, क्योंकि हमने जो डेटा निकाला था उसमें हमें ये पता चला था, फर्स्ट फेज में मैंने और दफेदार साहब ने उस रेस को अटेंड किया था
कि एक भी मुसलमान को इन्होंने सेकंड फेज तक अनाउंसमेंट नहीं किया था, और उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ हमारा। और आगे चलकर हमने देखा कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारे देश के लगभग 21 ऐसे स्टेट थे जिसके अंदर एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उन्होंने टिकट नहीं दी थी। और आने वाले वक्तों में विधानसभा का इलेक्शन हमारे सामने है, इसलिए इस मूवमेंट को आपके जरिए पूरे महाराष्ट्र में लाया जा रहा है कि जब उन्होंने टिकट नहीं दिया तो हमारी कमेटी ने, हमारी कोर कमेटी ने, हमारे जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी ने फैसला किया कि आज हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है, हमें देश को बचाना है। इसलिए अगर इन्होंने हमें एमपी के इलेक्शन में अगर टिकट नहीं दी है, हमारा रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं चाहिए, मगर हम सेकुलरवादी मुसलमान हैं और हमको अपने वतन से मोहब्बत है, और उस बुनियाद पर हमें बाबा साहब का संविधान बचाना हमारा ये जमहूरी हक भी है, अखलाकी हक भी है और मजहबी फरीदा भी है। इसलिए तमाम मुसलमानों ने एकजुट होकर महाराष्ट्र के अंदर दो ऐसी पार्टियां जो अपना वजूद हो चुकी थी, वो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और एक शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी। इनमें जब दो टुकड़े हुए तो एक वक्त ऐसा आ चुका था कि जो अनरिकॉग्नाइज ओनली रजिस्टर्ड जो पार्टी होती है उस लेवल पे ये पार्टी आ चुकी थी। मुसलमानों ने इनको सपोर्ट किया, भरपूर वोट दिया और हमारा संविधान भी बचा, और अपोजिशन में हमारी आवाज बनकर एनडीए और इंडिया अलायंस के लोग जाके बैठे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम संविधान बचाने के लिए बगैर किसी डिमांड के आपको हमने वोट दिया। अब मूवमेंट के आगे के जो मूवमेंट्स के बारे में अफरोज साहब आपको डिटेल में बताएंगे। बीच में आपने देखा होगा सदन के अंदर जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया तो महाराष्ट्र से चुने हुए महाविकास आघाड़ी का जो अहम घटक दल था उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, उसके जीते हुए नुमाइंदों ने वॉकआउट कर दिया, और कुछ मुसलमानों ने जिनका कोई बैनर, कोई पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं था, उन्होंने अपनी आवाज जाके मातुश्री पे उठाई। हमारा ये कहना था, अभी जैसे रामगिरी महाराज ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, और जो प्रॉफिट फॉर ऑल है, हम यही कह रहे थे कि मुसलमानों के जो मसाइल है, जब तक आप मुसलमानों को टिकट नहीं दोगे, उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली और हाउस में नहीं होगा, पार्लियामेंट में नहीं होगा, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मसाइल है उसको वो कैसे रखेंगे। हमारी यही बात थी। अब आने वाला जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट और हमारी जो तंजीम जिसने मूवमेंट शुरू किया था मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी के साथ नेशनल ग्रेजुएट फोरम और नेशनल फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये सब साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं वक्त ज्यादा ले चुका हूं आपका, अब मैं बिना तामुल मैं इसके जो कन्वीनर है सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट के, मैं उन्हें माइक दूंगा ताकि वो आगे का आज का जो सब्जेक्ट है आपके सामने रखें। सेक्युलरवादी मुस्लिम फ्रंट हा राज्यस्तरीय कोalition निर्माण करायची आम्हाला भारतभर आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वत्र मुस्लिम समाजाला, मुस्लिम कम्युनिटीला आयडेंटिफाई करून टार्गेट करण्याचं काम प्रत्येक अँगलने प्रत्येक स्तरावरती होतं, राजकीय, सामाजिक आणि प्रत्येक स्तरावरती, कल्चरल स्तरावरती। म्हणजे आपण अनेक उदाहरण घेऊ शकतो। आता रिसेंटली विशाळगड गंगापूरमध्ये झालेलं प्रकरण, मी त्यातला याचिकाकर्ता आहे, त्यामध्ये मी ते प्रकरण हाताळतोय म्हणून मी सांगू शकतो की ज्या गोष्टी पुढे आलेल्या नाही त्या अतिशय भयावह आहे। उशे सावळीचं प्रकरण असेल, लक्षद्वीपचं हेरले प्रकरण असेल, एकदम रिसेंट रामगिरीने केलेलं वक्तव्य असेल, म्हणजे एक व्यक्ती जो इस्लामबद्दल, इस्लामच्या तारीफे करायचा, तो व्यक्ती अचानक असे वक्तव्य करायला लागतो की महाराष्ट्रावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होतं, आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री त्याच्याच मंचावर पुढल्या दिवशी जातात आणि म्हणतात की ते त्यांचे गुरु आहेत आणि त्यांच्या विचाराने महाराष्ट्र चाललंय।
ते किती भयानक आहे की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विसर पडलाय की महाराष्ट्र किंवा भारत त्यांच्या गुरूच्या विचाराने नाही, भारताच्या संविधानानुसार चालतो. म्हणून हे जे सर्व प्रकरण आहे त्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते की मुस्लिम समाजाला आयडेंटिफाय करून टार्गेट करण्याचं काम जर सुरू असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये जो मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक प्रक्रियेमध्ये वोट करण्याच्या लोकतांत्रिक प्रक्रियेमध्ये एवढा चांगला सक्रिय सहभाग घेतो, एवढ्या चांगल्या नंबरनी मतदान करतो, संपत आलेले किंवा पॉप झालेले किंवा चोरीला गेलेले तुम्ही जे काही टर्मॉलॉजी द्या, परंतु जे अनरेकग्नाइज झाले असे पक्ष ज्यांचं अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह आहे असे पक्ष आपल्या मतदानाने पुन्हा उभा करू शकतो असा मुस्लिम समाज, ज्या मुस्लिम समाजावरती प्रामुख्याने देशाचं संविधान वाचवायची जबाबदारी तुम्ही टाकता तो मुस्लिम समाज, त्या मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची गोष्ट ज्यावेळेस येते तर ती कुठे आहे? लोकसभेत 0 आणि विधान परिषदेत ही 0 पर सवाल. म्हणून आता आणि मुस्लिम समाजाने मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आमची ताकद काय आहे ती दाखवून दिलेली आहे. जमीन धोक झालेले पक्ष आम्ही रिवाइव्ह केलेले आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला टेकन फॉर ग्रँटेड घ्यायची गरज नाही, आम्हाला गृहीत धरलं जाऊ नये. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्या महाराष्ट्रामध्ये 65 पेक्षा जास्त विधानसभा मध्ये निर्णायक मतदार हा मुस्लिम आहे, अशा परिस्थितीमध्ये किमान मुस्लिम समाजाच्या जनसंख्येनुसार म्हणजे 15%, आमचं मत आहे 15%, कुणाचं 18 असू शकतं, कुणाचं 13 असू शकतं, जे काही असेल लोकसंख्या टक्केवारीनुसार किमान मुस्लिम समाजाला कॅन्डिडेट देण्यात यावं या मागणीसाठी आणि हा सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट हा कॉलिशन म्हणून आम्ही पुढे येतो. या फ्रंट मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तहरीके उलेमा हिंदचे सदर इथं बसलेले आहेत, सर्व राजकीय संघटना, सर्व धर्मगुरू, उलेमा इकराम सर्वजण जुळत आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातनं मुस्लिम समाजाची एक आवाज आहे, मुस्लिम समाजाचं एक म्हणणं आहे की इट्स हाय टाइम आता आमच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल चर्चा झाली पाहिजे आणि आम्हाला प्रतिनिधित्व येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळालं पाहिजे. त्या संदर्भात आम्ही सर्व पक्षांची चर्चा करत आहोत. महाविकास आघाडीशी आम्ही पत्रव्यवहार केला, त्यांच्याशी डायलॉग एका प्रकारचा आम्ही डायलॉग एस्टॅब्लिश करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे, डायलॉग सुरू आहे. महाविकास आघाडीचे तिन्ही जे प्रमुख नेते आहेत, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे असतील, काँग्रेसचे नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार साहेब, तिघांनाही आमचा पत्रव्यवहार झालेला आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांच्या पक्षातल्या लोकांशी आम्ही डायलॉग करतो. परंतु आमचे एक गोष्ट खूप स्पष्ट आहे की या चर्चेमध्ये इफ्तार पार्टी नसावी. म्हणजे आमचे सहकारी जे अल्पसंख्याक सेलमध्ये काम करतात त्यांनी आणि आम्ही चर्चा करायची, एका पद्धतीने टेबल टेनिस खेळून परत घरी गेल्यासारखं आहे. त्यामुळे निर्णयक्षम नेतृत्वाशी आम्ही कुठेही कसलीही चर्चा करायला तयार आहोत. आमचं अजिबात असं म्हणणं नाही की या व्यक्तीला उमेदवारी मिळावी किंवा असं असावं, परंतु आमच्या मुस्लिम समाजाच्या उमेदवारीबद्दल राजकीय पटलावरती सविस्तर चर्चा व्हावी आणि त्यातून योग्य मार्ग निघावा या भूमिकेतनं आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर येणाऱ्या 30 ऑगस्ट पासून एक यात्रा आयोजित करतो. येणाऱ्या 30 ऑगस्ट पासून कोल्हापूर मधून जी आम्ही ही यात्रा सुरू करत आहोत, जी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि प्रत्येक शहरामध्ये जाईल, ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व पक्षीय नेत्यांबरोबर आणि धर्मगुरूंबरोबर, धार्मिक संघटनांबरोबर सर्वजण आम्ही महाराष्ट्रभर एकत्र बसू आणि कुठे आणि कसं आमचं पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन येणाऱ्या विधानसभामध्ये असलं पाहिजे ते आम्ही समाज म्हणून ठरवू. आणि या प्रक्रियेमध्ये आमची अपेक्षा आहे की सर्व पक्षीय नेते जसे जुळत आहेत तसे हे मेन स्ट्रीम काही पक्षाचे जे नेते आहेत त्यांनी सुद्धा त्याला सक्रिय आणि एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स द्यावा, जेणेकरून आम्ही समजू शकतो लोकसभेला 48 जागा होता, त्यामध्ये एक लार्जर ऍस्पेक्ट होता, संविधान वाचवायची जबाबदारी होती,
ती आम्हीच खांद्यावरती घेतली, ती आम्ही पार पाडली, चांगल्या पद्धतीने मतदान केलं आणि त्या पद्धतीचं यशही हे लपलेलं नाही. त्या पद्धतीचं यशही महाविकास आघाडीला मिळालं. एवढे सगळे ऑब्स्टॅकल्स असताना पक्ष किंवा पक्ष संघटना पूर्णपणे निष्क्रिय किंवा एका बाजूला त्याच्यावरती हल्ला असताना सुद्धा समाज म्हणून आमची ताकद आम्ही दाखवली. आणि आता आमच्या येणाऱ्या या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाला त्या पद्धतीचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. 65 मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहेत. 15% आमची लोकसंख्या आहे. त्या लोकसंख्येनुसार किमान 15% कॅन्डिडेचर हे मुस्लिम समाजाचं असावं. ते कशा पद्धतीने असेल, त्याचं काय स्वरूप असेल, त्याच्यावरती चर्चा होऊ शकते. त्याच्यावरती चर्चेतनं मार्ग काढून ते ठरवलं जाऊ शकतं. पण हा विषय समाजाचा ज्वलंत आणि प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गली मोहल्ल्यामध्ये, घराघरात मुस्लिम समाजाची आता लोकसभेनंतर ही मागणी आहे आणि ती मागणी आम्ही राजकीय पटलावरती संपूर्ण महाराष्ट्रावर फिरून नक्की आणत आहोत. जे पत्रव्यवहार झाले त्यातनं ज्या पद्धतीचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स अपेक्षित आहे समाजमधून, त्या पद्धतीचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स अजून आम्हाला भेटत नाही. त्या पद्धतीची चर्चा अजून होत नाही. ही स्पष्ट चर्चा झाली पाहिजे या रास्त मागणीवरती. त्या पद्धतीची चर्चा अजून झाली नाही. परंतु आम्ही अपेक्षा ठेवतो की येणाऱ्या काळामध्ये ही चर्चा पॉझिटिव्ह स्तरावरती जाईल आणि यातून पॉझिटिव्ह आउटकम मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. आगामी विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट की मांग कर रहे हो? 15% पॉपुलेशन है ऐसे हमारा कहना है. 15% कैंडिडेचर जो है वो मुसलमानों का आने वाले विधानसभा में होना चाहिए. ये हमारी मुफ्ती साहब हे बाकी दोन हकीम साहेब आणि मुफ्ती साहेब बोलतील, कन्क्लूड करतील. उर्दू आणि हिंदीमध्ये पण होईल आणि त्यानंतर मग आपण प्रश्न उत्तर घेऊ. इलाकी फतेहगार बात करूं. भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. पिछली मरतबा लोकसभा में और इस मरतबा की लोकसभा में तो राज्यसभा पर भी एक भी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं. फिर पूरे देश का सिनेरियो अगर आप देखें तो बहुत ही तेजी के साथ जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है. अगर कोई ये समझता है कि मुस्लिम मुक्त संसद हो तो मैं समझता हूं कि इस तरह का विचार इस देश को कमजोर करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को सत्यानाश करने के लिए और इस देश का संविधान मिटाने की एक गहरी साजिश. हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं. महाराष्ट्र में 2024 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, राष्ट्रवादी शरद पवार है, भारतीय जनता पार्टी है और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है. ये मेजर पार्टीज जिसको हम महायुति और महाविकास आघाड़ी कहते हैं, किसी ने भी एक टिकट मुस्लिम को नहीं दिया. ऑन एवरेज महाराष्ट्र में 13 से 15% मुस्लिम की आबादी है. अगर 48 सीट्स लोकसभा की है, 10% ही कम से कम आप मान लीजिए, तब भी जो है 48 में से करीब 4 या 5 लोकसभा की सीट्स मुसलमानों को मिलनी चाहिए.
नहीं दी गई। उसका कारण ये बताते हैं कि अगर मुसलमानों को टिकट दिया जाए तो जो हिंदू वोटर है वो हिंदू वोटर क्रिमिनल बन जाता है और मुसलमानों को वोट नहीं देता। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है मुसलमानों को टिकट देने से इसलिए हिचकिचाती है कि अगर मुसलमानों को टिकट देंगे तो हार जाएगा। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी और कांग्रेस, जितने भी उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेट किए थे, जितनी सीट मिली, क्या वो 100% जीते? नहीं जीते, किसी ने भी नहीं जीता है। तो फिर सिर्फ ये कहना कि मुसलमानों को टिकट देने के बाद हार जाएंगे, सीट कम हो जाएगी, ये बहुत ही घिनौना और इंतहाई गंदी सोच रखी है कि मुसलमानों को टिकट देने से सीट गिर जाएगी। अब आने वाले महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन में आमतौर से जो मुस्लिम समाज है ये बाय बर्थ सेक्युलर होता है, बाय बर्थ ये नेशनलिस्ट होता है। हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम सेक्युलर हैं या राष्ट्रवादी हैं। इस देश में किसी भी राष्ट्रीय पक्ष से, किसी भी संगठन से ज्यादा हम राष्ट्र प्रेमी भी है, सेक्युलर भी है, और इसका सबूत हम हमारी कुर्सियों से देते हैं, फुटकर घोषणाबाजी से नहीं देते। आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में जो बुनियादी चीज ये है, जिस तरह से पार्लियामेंट में संविधान बचाने की बात चल रही थी, तो ठीक उसी तरह से अब इस महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के लिए जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इंक्लूडिंग शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, महायुति और महाविकास आघाड़ी, लोक संख्या के हिसाब से मुसलमानों को टिकट देना ही चाहिए। और ये क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए कि अगर हम इनको देंगे तो हार जाएंगे। अगर इस तरह की बात होती है कि लोक संख्या के हिसाब से टिकट नहीं दी गई, न महाविकास आघाड़ी की तरफ से या महायुति की जानिब से, अब अगस्त खत्म होने में है, इलेक्शन से पहले पहले पूरे महाराष्ट्र में हम क्या कर सकते हैं, टिकट दी गई तो क्या करना चाहिए और टिकट अगर नहीं दी गई तो क्या करना चाहिए। इसी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे महाराष्ट्र की जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं, समविचारी संगठन हैं, उनको लेकर एक जाहिर घोषणा पत्र हम जाहिर करेंगे। किसको किसको गिराना है, कहां कहां गिराना है, किसको किसको जिताना है, ये हम ऐलान करके गिराएंगे और ऐलान करके जिताएंगे भी। ऐसा नहीं होगा कि आप टिकट फिर भी नहीं देंगे तो हम खामोश रहेंगे कि चलो इनको ही जिताएंगे। म्हणून कोणत्याही राजकीय पक्षाने आम्हाला गृहीत धरू नये, जग मारून आम्हाला मतं देखील जातील कुठे, त्या प्रत्येक पक्षाने डोक्यातून काढून घ्यावे। 17 तारखेला लातूर येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कमीत कमी 100 पेक्षा अधिक सामाजिक संस्था संघटनांची एक व्यापक महाराष्ट्र पातळीवर राज्य अधिवेशन झालं। अनेक पक्षांचे लोक देखील त्यात सामील होते। विशेष करून त्यात एकच मुद्दा महत्वाचा चर्चेला गेला की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जर या महत्वाच्या मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीजनी जर लोकसंख्येप्रमाणे मत उमेदवार दिले नाही तर काय करायचे, हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न। आम्ही आज तुम्ही मत टक्केवारीनुसार लोकसंख्येप्रमाणे तुम्ही तिकीट द्या म्हणून आम्ही मागणी करीत आहोत।
समजा उद्या त्यांनी दिलंच नाही, शक्यता याचीच अधिक आहे की आम्ही नेहमीप्रमाणे मागणी करीत असतो आणि कोणीही देत नाही. पण कोणीही देत नाही म्हणून पुढे काय, हा अतिशय जिगरीचा आणि महत्वाचा प्रश्न असतो. नाही दिलं तर तुम्ही काय करणार, त्याच्या देखील बाबतीत गांभीर्याने विचार चालू आहे. कोणकोणत्या मतदारसंघात आम्ही कुणाला पाडू शकतो आणि कुणाला निवडून आणू शकतो या संबंधित सविस्तर डेटा आमच्याकडे गोळा झालेला आहे. आणखी कोणत्या पद्धतीने काय करायचं या संबंधी विचार विनिमय चालू आहे. त्याची आखणी करून विधानसभेच्या जेव्हा तारखा जाहीर होतील, उमेदवार जाहीर होतील, त्याच वेळेस आम्ही देखील नेमकं आम्ही कोणती भूमिका बजावणार आहोत या संबंधी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही आमचा कार्यक्रम जाहीर करू. थँक्यू व्हेरी मच. मेरा नाम मुफ्ती सैयद वसीम अहमद है। तहरीक उलमा हिंद महाराष्ट्र कन्वीनर का मेरा पद है। किसी कहने वाले ने कहा था, ये नफरत की कैसी हवा चल रही है, ये नफरत की कैसी हवा चल रही है, चरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है। जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम विषय पर बुलाई गई है। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में हमारे स्टेट महाराष्ट्र में 48 सीटें थी। 48 सीटों पर मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा जो मसला था वो मसला था संविधान और दस्तूर को बचाने। उस दस्तूर को बचाने के लिए मुसलमानों ने सार्वजनिक मुत्तहिदा तौर पर वोट किया। बहुत कम वक्त में अपनी बात रखना है। उसके बाद मुसलमानों को क्या क्या मिला, उसके बाद मुसलमानों को विशालगढ़ मिला। उसके बाद वक्त बिल पर लोकसभा में जिनको हमने वोट दिया था, वहां पर जैसी आवाज उठनी चाहिए थी वैसी आवाज नहीं उठ सकी। कम से कम आवाज मजबूत न हुई तो जो आवाज है वो कमजोर तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अभी हम देखते चले जाएं, थोड़े दिन पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला हुआ। शरपसंदों ने चाहा कि हिंदू मुस्लिम फसाद कराएं, इलेक्शन का परेड लगे हुए, लेकिन वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अपने मुल्क में अमन और दस्तूर की हिफाजत का सबसे बड़ा आदेश दिया है। जहां कहीं भी रहो, उनके आदेश की वजह से मुसलमान कानून के दायरे में रुके रहे और रुके रहेंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने कहीं न कहीं मुस्लिम कौम ने अपने आप को जिताने से ज्यादा किसी को हराने के लिए वोट किया। और उसके बदले में हमको गुज़िश्ता मर्तबा 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई। जो फसादात हुए वो हमारे सामने हैं। और विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद की गई।
अब आप सोच सकते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, और हम अपने मुल्क को ताकतवर और मजबूत नहीं बना सकते अगर किसी कम्युनिटी को या कौम को हम पॉलिटिकली तरफ साइड करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज हमारे स्टेट में और हमारे मुल्क में यही हो रहा है। हमारी मांग महाविकास आघाड़ी से अफरोज भाई ने और सभी मुअज्जिजीन ने मेल भेजकर हमने मुलाकात करने की कोशिश की थी, अभी कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन हमारी बात यही रहेगी कि 15% के हिसाब से मुसलमानों को आने वाले विधानसभा इलेक्शन में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि मसाजिद हो, दरगाहें हो, वक्फ हो, या हम अपने प्रॉब्लम और मसाइल हो उसको अच्छे तरीके से हल कर सकें। जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगी। अभी बात करते हुए बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। आप ये मत समझिए कि आप वोट नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे झकमार कर हमारे पास ही आएंगे, ये खाम ख्याली जहन से निकाल देना चाहिए। मामू मरेंगे, बकरा काटेंगे और बिरयानी खाएंगे, ये नहीं चलने वाले हैं। ये अब तक चला ठीक है। किसी कहने वाले ने कहा था कि दोस्ती का बढ़ाए हुए हाथ हैं हम। अगर आप हाथ बढ़ाते हैं और नुमाइंदगी देते हैं और सीरियस लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो कानून हमारे लिए भी वही है बाबा साहेब अम्बेडकर का, और आपके लिए भी वही है, उसको यूज करना जानते हैं। दोस्ती का बढ़ाए हुए हाथ है हम, तू भी अगर हाथ बढ़ा दे तो तेरे साथ में। लेकिन शर्त यह है कि हाथ बढ़ना चाहिए। वो हाथ नहीं बढ़ना चाहिए कि सिर्फ आप हाथ वोटिंग के लिए बढ़ाओ और सत्ता में और कुर्सी पे हम जाकर बैठेंगे और तुम्हारी मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। ये बात होने वाली नहीं है। अभी यहां पर तस्वीर आया कि इसी बात को लेकर 17 तारीख को लातूर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहां पर स्टेट के अक्सर लोग जमा थे, पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग आए थे। उसमें भी आरक्षण संरक्षण इसी मुद्दे को उठाया गया था और हम भी इसी को लेकर आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और महाविकास आघाड़ी से हम लोग इस बात की उम्मीद करेंगे कि इस मसले को सीरियस लेकर वो लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को जो 15% है इसके फीसद के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी देंगे और इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। और अगर वहां से कोई जवाब नेगेटिव आता है तो उसके बारे में भी हम कुछ फैसला करने के बजाय ये सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट बनाया गया है। 30 और 31 तारीख से हम पब्लिक के दरमियान जाएंगे पूरे महाराष्ट्र भर में, और पब्लिक का क्या विचार है, क्या नजरिया है, क्या सोच है, इसको हम सुनेंगे और इसको सुनते हुए पूरे पब्लिक के जहन को सामने रखते हुए कोई एक फैसला करेंगे जिसकी इत्तला आपको भी दी जाएगी और आप उसको अपने सोशल मीडिया के जरिए से जनता को आप उसकी इत्तला करेंगे। और आखिरी बात यह है कि ये जो मिशन शुरू हुआ है ये वक्ती नहीं है या रुकने वाला नहीं है, या इसमें किसी का कोई जाती फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें कौमी और मिल्ली सियासी फायदा है कि कौम जरा सा सियासी तरीके से ऊपर उठे और हमको हमारी को हिस्सेदारी मिले जो हम आज तक इन सेकुलर पार्टियों को वोट करते आए हैं। हमको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आज जमा है, हर एक के पास जाएंगे और सभी लोग आज जंगी तौर से तैयार हैं। मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है। सेकुलर अपने आप को कहने वाले पार्टियों से यही कहना है कि आज मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है। हमको पता है कि तुमने आरक्षण 5% जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तैयार किया हुआ था वो तो आपने नहीं दिया। मौलाना आजाद को जो 10,000 करोड़ तक तो बजट मिला हुआ है वो भी आपने नहीं दिया, वो तो मंजूर है। उसके बावजूद सारी चीजें जो है डस्टबिन में डाल दी गई है, तो सारी चीजें मुस्लिम समाज के पास हैं। ऐसा मत समझिए कि कोई गरीब की जोड़ू सबकी भाभी बनने वाली नहीं है। सब लोग बेदार और तैयार हैं और इसके लिए ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आगे आगे देखिए कि वक्त क्या बताता है।
और पब्लिक क्या करती है। यहाँ मौजूद क्षेत्रवादी मुस्लिम लीग के सभी जिम्मेदारान सिपाही साहब, राफिक साहब और मेरे सारे लोग साथी, जैसे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि मुसलमानों को 15% जो है वोटे से उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश बंधु है उनकी सियासत पर बहुत गहरी नजर है जो सीधे जर्नलिस्ट के सामने मौजूद है। हम ये देखते हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि मरवा सच ये है पर आज तक जिन मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई असम्बलियों में, उन्होंने मुसलमानों के लिए कितनी आवाज उठाई। हम इनकी बात करते हैं तो सवाल ये है मेरी फ्रेंड के लोगों से कि ये मुतालबे के साथ साथ ये भी निश्चित किया जाए कि आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे, वो उम्मीदवार वो हुकूमतों के सामने अंधे गूंगे और बहरे होंगे, तो मिल्लत की आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। चंद एक को छोड़कर मैं समझता हूँ महाराष्ट्र असेंबली से लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में कुछ ही नेता ऐसे, हमारे रहनुमा ऐसे जो मुसलमानों की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, आप सारे पत्रकारों से मैं कहना चाहूंगा, एक कुछ अफवाहें उड़ रही है कि बम्बई शहर में गोल्डी की सीट पे संजय साहब अच्छी तरह जानते होंगे, तो वहां पर अबू आसिम आजमी के खिलाफ गवर्नमेंट को उतारने की कोशिश की जा रही है अधिक पहुंच जाने से। तो आप जो मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहते हैं या मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करना चाहते हैं? मैं कोई समाज पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब वाहिद लीडर है जो असेंबली में खुलकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक को मोहरा बनाकर वहां से असेंबली में से मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका भी हम भरपूर विरोध करते हैं और फ्रंट को भी विरोध करना चाहिए। हमें महाराष्ट्र में ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो मुसलमानों की आवाज बुलंद करे, ना कि वो हुकूमत की सरकार की अपनी पार्टी की जबान बोले। आप देखिए बहुत सारे हमारे अभी फिलहाल वो भी जिले जिले हैं असेंबली में जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो एमएलए है, उन्होंने किन मुसलमानों की आवाज उठाई। आरिफ अकीम खान साहब इस बार चंद वोटों से हार गए और उससे पहले उन्होंने मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी की, असलम शेख उन्होंने मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी की, अमीन पटेल साहब है, हो सकता है वो मकानी मसाइल वो अदा पूरे कर रहा हो, लेकिन ऑल ओवर मुसलमानों के हक को बोलने के लिए कभी हमने देखा नहीं तो उन्होंने कोई आवाज बुलंद की हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हजरत मोहम्मद के मोहम्मदी का वाक्य हो, या आरक्षण का मसला हो, या वोट का मसला हो, या मुसलमानों की तालीमी नुमाइंदगी का मसला हो। हम देखते हैं कि आज बीसी के स्कूलों में मुस्लिम टीचर्स को खत्म करके वहां पर गैर मुस्लिमों को भेजा जा रहा है, वहां पर मुसलमानों की वहां पर नुमाइंदगी कम की जा रही है, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो हमें ऐसे उम्मीदवार चाहिए, उम्मीदवार तो चाहिए 15% हमें बिल्कुल उम्मीदवार चाहिए असेंबली में, लेकिन वो उम्मीदवार भी तो बोलने वाले हो। मैं चाहूंगा कि फ्रंट की जिम्मेदार इसके भी मौजूद चाहिए। सवाल है हमारा, लास्ट है सवाल जमीन का सिलसिला। मेरा नाम सलीम सिद्दीकी है, मैं जनता हूँ, अवाम हूँ। मैंने वोट किया महाविकास अघाड़ी को, जिस महाविकास अघाड़ी ने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट से वंचित किया। मैंने वोट किया वो सारे जख्म भूल के, चाहे वो 92 हो, चाहे 84 हो, चाहे मुंबई के हालात हो, सब भूल के मैंने वोट किया महाविकास अघाड़ी को। मैंने वोट किया उत्तर भारतीय का मसला हो, चाहे कोई भी गांव का इसका मसला हो, मैंने वोट किया। मैं मुसलमान हूं, मैंने वोट किया, मेरी कौम ने वोट की, मेरी आवाम ने वोट की, सारे धर्मों को भूल के महाविकास अघाड़ी पे भरोसा किया। ये लोग तोबा में चले गए थे,
इनकी पार्टी खत्म हो चुकी थी, मुसलमानों ने इन पर भरोसा किया। इससे पहले भी इलेक्शन से पहले अब्दुल बारी खान साहब ने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी मौजू को लेके, क्या इसकी गारंटी देंगे, पिछले हालात को सॉरी बोलेंगे। इसमें काफी मेहनत हुई, हमने सब कुछ भूल के वोट दिया, मगर दरअफसोस इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया, ना मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया, ना मुसलमानों की चाहे मस्जिद की बात हो, महाराष्ट्र में मस्जिद पे हमला हुआ, चाहे वो वोट की बात हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई आवाज नहीं उठाई, वहां से 9 के 9 सांसद वॉकआउट कर दिए। अब मैं जनता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैंने इन पर भरोसा किया, मैंने जाके मातृश्री के नीचे आंदोलन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि उधर हजे के घर के नीचे आंदोलन हुआ। मैंने पूछा उनसे कि हम गए थे निबंधन देने, मगर एक आंदोलन हो गया। मैंने आंदोलन किया और चिल्लाया, मतलब मुसलमानों ने तुमको वोट दिया, तुम पे भरोसा किया, हम अपने वोटों का हिसाब मांगेंगे। आपके 9 के 9 सांसद वक्त वोट पे जब डिबेट शुरू हुआ तो संसद छोड़ के क्यों भागे? तो मुझ पर सुपारी का इल्जाम लगा कि सुपारी बात है, अरे मुसलमान वोट देते हैं नहीं, वो वोट की मैटर पे बात करते हैं, वॉकआउट करते हैं, और जब हम उनसे पूछने जाते हैं तो उनको सुपारी बात कहा जाता है। मैं काफी 8 घंटा चिंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर था, 188 का नोटिस दिया गया, मुझे वार्निंग दी गई। संजय रावत जी ने धमकी दी कि आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत आएगी तो हम तुम्हें बताएंगे। अरे उन मुसलमानों को बताएंगे जिनके घर वालों ने वोट दिया, जिनकी बस्ती ने वोट दिया, जिनकी आवाम ने वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वंचित किया, फिर भी भरोसा किया, सारे जाफों को देखकर भरोसा किया। हम वहां पूछने गए तो हमको अंदर कर दिया गया, हमको सुपारी बात कहा गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे ये मूवमेंट इलेक्शन से पहले भी अब्दुल बारी साहब ने चलाया था, आज भी इसको चलाने की जरूरत पड़ी। जब हमने एक्शन का रिएक्शन किया, हमने जाके पूछा तो उदय ठाकरे जी को आना पड़ा, उनको बोलना पड़ा, वक्त बोल के कम से कम वक्त बोलते के लिए उनकी आवाज तो निकली। अब आगे ये देखना क्या करते, तो जो मुस्लिम फ्रंट बना है वाकई में अब मुसलमान अपना हक लेगा, अपना हिसाब मांगेगा। ये सेक्युलरिज्म है, संविधान ने हमें हक दिया है, अब हम किसी के भरोसे पे नहीं बैठेंगे। हमें लिख के चाहिए कि हमें कितने % की भागीदारी आप इलेक्शन में दे रहे हो, हमारी तो सिर्फ 15% की मांग है, हम तो अक्सरियत में लगभग काफी तादाद में है। अरे अब हम इतने दब कर नहीं करेंगे, अब ये मूवमेंट शुरू हो चुका है, अब जनता है वोट का हिसाब भी मांगेगी, हिस्सेदारी भी मांगेगी, भागीदारी भी मांगेगी। शुक्रिया। सवाल है, क्या महाविकास अघाड़ी आपने जो 50% मुसलमानों को वोटिंग के लिए मांग की है विधानसभा में, क्या महाविकास अघाड़ी इस पर आपकी बातों पर राजी होगी? मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 50% नहीं 15% जो है 15%, हाँ, वो हम लोगों ने डिमांड की है। जी जी, अगर ये 15 जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो अभी शुरुआत की है और अभी हम लोगों ने पैगाम भेजा है, अब उनकी तरफ से जवाब का इंतजार है। और अफरोज साहब ने बताया कि 30 तारीख से रोड के ऊपर आकर ये मूवमेंट शुरू होगा। जी पूरे महाराष्ट्र की रहेगी और जिसका शेड्यूल पूरा तैयार है, और ये उसकी शुरुआत सोलापुर से होगी, इसकी कोल्हापुर से होगी। इसकी डिटेल जो है अफरोज साहब जो है वो आपको देंगे। हाँ उसकी तैयारी चल रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है, हाँ उसकी भी तैयारी चल रही है। जस्ट ये हमारी फर्स्ट मीटिंग, हाँ संजय सर, ये हमारी पहली अवेयरनेस मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारी जो पूरी टीम है, कोर कमेटी जो है इस पर काम कर रही है। बाकायदा उसका नाम भी तय होगा, उसका रूट भी तय होगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कौन कौन सी एनजीओ, समाजी तंजीमें और जो कुछ हसास लीडर जो है कौन कौन इसमें शामिल होगा, तमाम मसलक
के लोग इसमें शामिल रहेंगे। और जो हमारे जो बिरादरान वतन है जो चाहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन हुकूमत में नौकरी में नहीं मिला और तालीम में नहीं मिला, मगर कम से कम वो चाहते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन असेंबली और पार्लियामेंट में रहे। ऐसे बहुत से बिरादरान वतन भी जो है ऐसी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, वो भी हमारे कांटेक्ट में है। वो तमाम लोग मिलकर तय करेंगे और उस हिसाब से इसका खाका बनाया जाएगा और आपके सामने पेश किया जाएगा। आप लोग जो आप मांग आपके जाने से आपको न्याय मिलेगा। So one thing is before answering this question, I also want to ask you the same thing. Last time. Yeah. That we Muslims are having 15% voting. Nowadays the Muslims are well settled. They are well educated. They have got everything, not only India, all over India and all over the world. Muslims have recognized everywhere in the world. So why can't the Muslims take their own party and why you want to depend on this? You have got full faith, full power, full knowledge, everything. Then why you want to depend on this? आप दोनों के सवाल को मैं एक शुभेच्छा की तरह लेता हूँ, आपके बेस्ट विशेष की तरह लेता हूँ। थैंक यू सो मच। और ये जो आपके विशेष है ये हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मल्टी पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भारत जैसे बड़े देश में उसको सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हाँ, हमारी आखिरी सीढ़ी भारत के पार्लियामेंट में और लाल किले पे ही रहेगी, उसके लिए आपकी शुभेच्छा को मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ। लेकिन मैं पूरा कर लेता हूँ सर, उसको बहुत अच्छे से लेता हूँ। हम नेशनल जा रहे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा आने वाला अगला इलेक्शन है, इसके बाद हम बाकी स्टेट्स में भी हम ऐसा कोalition बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, लेकिन तेलंगाना है। लेकिन आज तक जो हमने वोट किया है, जो हमने 3 महीने पहले जिस तरीके से भारत देश के संविधान को बचाया है, वो अचानक एक दिन में हम नहीं भूल सकते। जो आप बोल रहे हैं ऐसा एक दिन में हम नहीं भूल सकते। उसके बाद जो है जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, ए बी सी और डी मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को ए बी सी डी टीम्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसको भी हम क्रैक करेंगे। अभी हम सामाजिक स्तर पर जो मुस्लिम समाज की पूरे महाराष्ट्र में जो मांग है, जो एक फीलिंग है, वो महाराष्ट्र के राजकीय पटल पे ला रहे हैं। ये मूवमेंट जैसी आपकी शुभेच्छा है, मैं चाहता हूं कि हाँ, ये मूवमेंट उस डायरेक्शन में भी जाए और एक दिन महाराष्ट्र के असेंबली में हम तो 15% आप कैंडिडेचर मांग रहे हैं, बराबर, हमको उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा हमारे इलेक्टेड एमएलएज हो। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि आज तक इतना सक्रिय होने के बावजूद, इतने बड़े नंबर पे वोट करने के बावजूद, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद आज हम पार्लियामेंट में और असेंबलीज में कम इसलिए है क्योंकि हमारे को हम इस पॉलिटिकल सर्कल में कैंडिडेचर डिनाई किया गया है और हमको बाकी जिम्मेदारियां एक तरीके से दी गई है और हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। तुम्ही मराठीत प्रश्न विचारला, आम्हाला गृहीत धरलं गेलं आहे आजपर्यंत आणि त्याच्या विरोधातला हा संघर्ष आहे। आणि शेवटी आम्ही जरी एक पक्ष म्हणून उद्या स्थापन झालो तर ही मल्टी पार्टी सिस्टम आहे, प्रत्येक पक्षामध्ये मुस्लिम समाज, मुस्लिम प्रतिनिधी असणारच आहे, पण त्यांना डिनाय करण्याच्या विरोधातला आमचा हा आवाज आहे। त्यामुळे तुमच्या शुभेच्छा, पण ही लढाई त्या पद्धतीने सॉरी, तुमचा प्रश्न चुकीचा आहे। नाही सर, वेगळ्या प्रवृत्ती वाढलेल्या नाही, गैरसमज आहे हा चुकीचा नरेटिव्ह पेरला जातो पूर्ण म्हणजे सर्व स्तरांवरती, असं अजिबात नाहीये। प्रत्येक स्तरावरती आता तुमचाच प्रश्न होता कि हम इतने हर चीज में आगे हैं और हम इतने पावरफुल है, त्यामुळे तुम्ही सगळ्या गोष्टी सगळ्या समाजात आहे, तुम्ही मुसलमानाला वोट टाकू नका त्यामुळे नाही उत्तर देतो तुम्हाला उत्तर देतो, नाही उत्तर देतो।
येस, हा प्रश्न समाज म्हणून आहे. हा प्रश्न तुम्ही मुसलमानांना अशा पद्धतीने हा चुकीचा प्रश्न आहे. आम्ही पक्ष आम्ही या व्यवस्थेचा तो प्रश्न आहे. या व्यवस्थेमध्ये ज्यावेळेस आम्ही असू तो प्रश्न आणि सर्व प्रश्न आम्ही सोडू. धन्यवाद. नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि मुसलमान को टिकट दिया जाए तो आमतौर से जो समाज है वो उनका प्रश्न है, उसको वोट नहीं देगा. ये इसे दो तरह की मेंटेलिटी होती है. हम लोग ना चिंता करें, इसके बावजूद ये सच्चाई है कि हर पार्टी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट देती है वहां पर कौन से साथ के उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए ये पहले उसकी प्रायोरिटी देती है उसके साथ, और फिर उसी हिसाब से जो है वो टिकट दिए जाते हैं. मुसलमान ही इतना सेक्युलर है कि वो कोई भी पार्टी किसी भी साथ वाले को टिकट दे, वो सेक्युलर के नाम पर सबको वोट देता है. लेकिन जब वहां से मुसलमान होता है, सेक्युलर पार्टी से भी खड़ा होता है, तब भी वो मुसलमान है, इसलिए बहुत सारे साथ के लोग एंटी मुस्लिम वोटर बन जाते हैं. ये भी सच्चाई है, इससे डिनाई नहीं कर सकते. होय, या यात्रेमध्ये ज्या चर्चा किंवा ज्या पद्धतीचे आमचे प्रोग्राम्स होणार आहे ते समाज म्हणून होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये सर्व पक्षीय सर्व संघटनांच्या लोकांचं स्वागत आहे आणि ते लोक या चर्चेमध्ये सहभागी असतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो. त्याचबरोबर 30 तारखेपर्यंत अजून भरपूर कालावधी आहे, त्यामध्ये पॉझिटिव्ह डायलॉग निर्माण होईल अशी पण आम्ही अपेक्षा करतो. त्यानुसार आम्ही आमचा प्रोग्राम डिक्लेअर करतो. एक सवाल सिर्फ एक ही सवाल, जैसा कि दफेदार साहब ने कहा कि अगर मंजूरी लेगी तो हम लोग जो है भी जिताएंगे. इस तरह से आपको लगता नहीं ये लड़का थोड़ा किया गई. और दूसरी बात ये कि हमने अक्सर देखा है सीनियर नहीं की हैसियत कि हमेशा हम लोग इलेक्शन से पहले क्यों जागते हैं. सवाल थोड़ा चुपता हुआ है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत लाजिक है कि हम लोग हमेशा इलेक्शन से पहले जागते हैं या से. और एक बात कि मुसलमानों की वोटिंग देखकर जैसे बीजेपी ने जान लिया है या शिवसेना ने भी जान लिया है कि मुसलमानों ने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का साथ दिया. अब वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुसलमानों को वोटों का बंटवारा किया जाए. ये आप लोग सीनियर लोग जानते हैं. तो ऐसा भी ख्याल किया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने पत्ते डिक्लेयर दिए हैं मुस्लिम वोटों की तो तकसीम के लिए. तो इन मामला पे आप दोनों क्या है? मुसलमानों को तो बताया उनको वोट तकसीम का हुआ, मुसलमानों को नहीं. बात ऐसी है कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त कैंडिडेचर की बात कर रहे हैं. पूरी दुनिया में कहीं पर भी कैंडिडेचर की बात इलेक्शन के वक्त ही होती है. उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करो, ये आप बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले बोल रहे हैं? ये मेरा काउंटर सवाल है. उद्धव ठाकरे साहब आज ही बोल रहे हैं, संजय राउत साहब आज ही बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चेहरा तय करो. वो तो इलेक्शन के वक्त ही तय करेंगे ना. बिल्कुल, लोकसभा के 3 महीने बाद हम लेकर बैठे. लोकसभा में हमारी जीत थी कि हमने संविधान बचाया. उस जीत को भी तो हम समाज में लेके थोड़ा सीना तान के चले कि भारत के संविधान को हमने बचाया. 400 पार का घमंड 240 में खत्म किया, ये हमारी जीत थी. ये अब हमारी अगली घड़ी है. रही बात, मैं और एक बार उस बात का जवाब देता हूँ
कि इलेक्शन के वक्त ही कैंडिडेचर की बात होगी। अगर इलेक्शन के बाद, अभी विधानसभा के बाद अगले 4 साल तक अगर कोई ये पार्टियां हमारे साथ कोई प्रोग्राम तय करना चाहती है तो हम उसके लिए ओपन हैं। कांग्रेस अपने मुसलमानों को दे, एनसीपी अपने मुसलमानों को दे, शिवसेना और ठाकरे कहते हैं मुसलमानों को दे, या कुछ और लोग, या आप लोग महासभा कर रहे हैं, आपके पास जैसे कैंडिडेट प्राइमरी हमारी मांग ये है कि मुसलमानों को 15% रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी तक जो है वो डायलॉग जो है वो उस तरीके से हुआ नहीं है कि किस कैसा हो, कितना हो, किसको दी जाए, किस उम्मीदवार पे आप चर्चा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप तो 15% उम्मीदवार की है, वो कैसे भी दे, जो 20 साल से उनके यहाँ पर कुर्सियां लगा रहे उसको भी दे, हम उनको भी वोट करेंगे। मगर इसके बाद ये है कि अगर उस तरीके की चर्चा खुलती है तो हम जरूर उस बात के लिए तैयार होंगे, लेकिन तो बेसिक मांग ये है कि उस चर्चा को एंड आप किसी और तरीके से ना करें। 15% रिजर्वेशन, 15% कैंडिडेचर मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये उसकी प्राइम मांग है। उसके अलावा फिर बाकी की चर्चा की उठाया था सरकारी ने वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया से उठाया था, यहाँ पर आगे शॉर्ट में विधानसभा का यहाँ से आगे जो मूवमेंट लोकसभा से शुरू हुई, लोकसभा में हमने फिर उसको संविधान बचाने में उस तरीके से मजबूती से लगाया। अब विधानसभा में मुसलमानों को कैंडिडेचर लेने के लिए ये मूवमेंट को आगे बढ़ा है। अब जो है स्टेट लेवल यानी ऐसे कि हर शहर से, हर जिले से लोग जुड़े हुए हैं, जो सभी पार्टियों से पॉलिटिकल लीडर्स जो है, बहुत सारे खुल के हैं, अपना बहुत सारे लोग तो खुल के नहीं आए, जो भी है जिस तरीके से जो मंच पे आएगा, ठीक है। तो जो हमारे दीनी लीडर्स है, उलेमा इकराम जो है, जिनके ऊपर एक तरीके से एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है इलेक्शन के 2 दिन पहले कि ऐसा वोट हो जाए और वैसा वोट हो जाए, और वो एक तरीके से उनकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हम उनसे भी डायलॉग कर रहे हैं, वो भी इस चर्चा में आएंगे, और इस चर्चा का स्वरूप जो होगा वो आम पब्लिक में होगा, बंद कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जो मेन डिसीजन मेकर्स होंगे उनसे सेटिंग होगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर पार्टी का अपना उनका हाईकमांड होते हैं, किसी की पार्टी में मेंबर्स होते हैं, पार्टी को करने का मुलाकात हमारी आपकी कोई पार्टी सजेशन कोई भी दे सकता है, जैसे 10 सजेशन कब तक आदमी होते रहेंगे कि आप दे दो। इतनी बड़ी शख्सियत हम लोग टोली खड़े होंगे, टोली तैयारी करते कि हमारे पास भी कैंडिडेट नहीं होगा तो हम लड़ाएंगे। महाराष्ट्र का नया पॉलिटिक्स का जो डायनामिक्स है वो हम मिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में नए बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं जो इलेक्शन जिताते हैं, हराते हैं, रिजर्वेशन की मांग करते हैं, अलग अलग तरीके से एक पॉलिटिकल पावर बने हुए हैं। तो मुसलमानों की भी पॉलिटिकल पावर हम नए डायनामिक्स के हिसाब से लगाएं। इट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए ये अभी जमात सीनियर जर्नलिस्ट जमात संजय जो कहा था, नहीं सलीम साहब, ये हमने तो उनके घर के नीचे आपको भी क्वेश्चन करूंगा, आपके इन्होंने जो सवाल उठाया, आप मुद्दे तो सवाल है कि लोग है ना ये मजबूर हो जाएंगे कि किसने किया और क्यों किया है। मैं कहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं तैयारी करते अपने लिए। हम महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर ऑलरेडी है,
ठीक है, हम महाराष्ट्र के आवाम की आवाज ऑलरेडी है। महाराष्ट्र के मुसलमानों के घर घर में, गली गली में, मोहल्ले में जो बात की जा रही है, हम वो आवाज है और नए डायनेमिक्स की तरह मजबूत आवाज है। इसलिए गिरने और गिराने और वो सब की बात कर रहे हैं, वो ताकत लेके हम चल रहे हैं, इसलिए पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं। अच्छा वकील साहब, एक सवाल बारी साहब, मैं किसी को सवाल करूंगा, आपका समय देख जाए क्या आप 15% कोटा मांग रहे हैं असेंबली इलेक्शन में? हमारा ये कड़वा एक तजर्बा है मुसलमानों का कि जिन मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाती है, जो असेंबली में जाते हैं जीत कर, वो घूम के बहरे हो जाते हैं, मुसलमान की आवाज नहीं उठाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इमरान को? इसीलिए नया डायनामिक्स की बात किया। नया डायनामिक्स का अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो हम वो भी दे सकते हैं। मराठा रिजर्वेशन से मनोज दरांगे साहब का चेहरा सामने आया है, वो नया डायनामिक्स है पॉलिटिक्स का। तो जब वो किसी को गिराने की, जिताने की बात करते हैं, तो वो क्या बात हो, इसके लिए भी एक चेक रखते हैं, पॉलिटिकल पावर रखते हैं। इससे पहले भी आप लोग सारे नुमाइंदे मौजूद है ना, मैं बहुत सारी मिसालें नहीं देता। मैं एक एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की मिसाल देना चाहता हूँ, जिन्होंने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरने का ऐलान किया, क्या मैं एहतजाज करेंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसके बाद में जैसे ही उनको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया, वक्फ बोर्ड में लिया गया, वो एहतजाज भूल गया अपना। उसके बाद में आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसी बहुत सारे असेंबली मेंबरान की जानिब से हम बोल सकते हैं। कमीशन का मामला है, आपको इम्तियाज जलील के बारे में नहीं है। उन्होंने 22 एकड़ बांधी कौन जगह वहाँ जगह छुड़वाई, बिल्डिंग करने को रुकवाया, पुणे में रुकवाया। मैं आपको से बात कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं, एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ, वो उनका पर्सनल थॉट है। इम्तियाज जलील साहब का जवाब देने हम नहीं बैठे। हम वो एक एमपी थे, महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे एमपी, कई सारे एमएलए बने, इसलिए बैठे हैं। कल को बनेंगे, उनमें से कुछ अच्छे निकलेंगे, कुछ बुरे निकलेंगे, मगर हम एक ऐसी पॉलिटिकल ताकत है कि उसको फिल्टर करने की भी हमारे में ताकत जरूर होगी। ये नए डायरेक्टर सर जी जो बुरे साबित हुए उनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी मिसालें जो असेंबली भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमान। ठीक है, तो मैं यही भाषणबाजी की है। चलो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब हम महाराष्ट्र के हम पूरे शहर, सारे शहरों में, सारे जिलों में जाने वाले हैं, तो ये हर जिले का, हर शहर का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग मसला होगा, उसमें अलग अच्छी बुरी चीजें होगी। उस हिसाब से हम बतौर समाज तय करेंगे और बतौर समाज हम हमारी भूमिका लाएंगे सामने कि किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, और हम कितनी जगह पे जीत रहे हैं और हम कितनी जगह पे। सर 15% के लिए जो लेटर दिया गया था। अब्दुल बारी साहब आपसे सवाल है, एमएलसी इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम मुक्त हो गया, महाराष्ट्र के अंदर जो एमपी इलेक्शन हुआ उसमें भी जो है मुस्लिम मुक्त हो गया। अब जो एमएलए इलेक्शन आने वाला है उसमें भी इस तरीके से नजर आ रहा है कि कुछ सीटों पर डामाडोल है, तो वहां पर भी ऐसा नजर आ रहा है कि मुस्लिम मुक्त होने की संभावना दिख रही है। जी क्या कहें? सवाल करिए आप। यही सवाल है मेरा, आपका स्टैंड, अगला स्टैंड क्या होगा अगर मुस्लिम को कैंडिडेट्स नहीं दिया जाता? क्योंकि आपके लेटर का जवाब ही नहीं दिया गया ना अभी तक। नहीं, तो अभी ये डायलॉग हमने शुरू किया है अभी ये, और अभी लड़ाई बहुत बाकी है। अभी असेंबली इलेक्शन का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, और इसलिए हम लोगों ने ये तमाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कमेटी बनी है, उसके अंदर आलिम दीन भी है, तमाम मसलकों के, हमारे जो लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी सब है, उस पर गौर खोल कर रहे हैं, और उसी का हल निकालने के लिए ही ये मूवमेंट शुरू किया गया है। की जानिब से आपने एमपी इलेक्शन के टाइम पर भी इस तरीके का बात कही थी और रिक्वेस्ट किया था एमबीए। अब अगर रिस्पॉन्ड अगर नहीं आता है, आपने राज्यव्यापी जो है रैली करने वाले, उसको लेकर क्या लगता है अगर नहीं हुआ तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए ये बात आपने फवद साहब आपने जो बात कही है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे इस मूवमेंट के 2 दिन इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा घटक दल जो है वो है कांग्रेस आई, जो मैंने अफरोज साहब से अभी मेरा डिस्कशन भी चल रहा था। मलिक अर्जुन खड़गे जी, इन्होंने बाकायदा प्रेस में आकर और ये बात कही थी कि मैं इंडिया अलायंस का एक बड़ा घटक दल कांग्रेस का नेशनल चेयरपर्सन हूं, और जो कमियां लोकसभा इलेक्शन में हमसे जो चूक हुई है
वो हम आने वाले विधानसभा में नहीं होने देंगे। हम मुसलमानों को उनकी नुमाइंदगी देंगे और उसी कड़ी को हम लेकर आगे चल रहे हैं कि आप कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को और महा विकास आघाड़ी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, वरना आपका सेकुलरिज्म का जो चोला 70 साल से आपने पहन के रखा है वो इस नौजवान की तरह और नौजवान आएंगे और उतार के आपका वो चोला उतार के फेंक देंगे। अब मुसलमान आपके गच्छेदार तकरीरों में आने वाला नहीं है। अब बी प्रैक्टिकल, जो आप दोगे वो आप लोगे। मेरा घर भी शीशे का और मेरा घर भी शीशे का। अब थोड़ा तू सोच और थोड़ा हम सोचेंगे। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता ने जी कांग्रेस से ही मांग की है कि हमारे को मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया जाए जी, और हमको 20% इस पे दावेदारी की है। देखिए वो उनका पॉलिटिकल मामला है, हमारा काम है उनके ऊपर प्रेशर लाना, और लास्ट टाइम पे वो प्रेशर आया तो माननीय आरिफ रशीद खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था, इनके स्पोक पर्सन ठाकुर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो हमारा काम है प्रेशर लाना। हम अपोजिशन में इस वक्त, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस वक्त राजनीति करेंगे हम लोग।